नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। कल हमने इसी कार्यक्रम में नवाज शरीफ और उनके फिर से शपथ लेने के बहस के दौरान एक बड़ा खुलासा किया था कि आखिरकार जनरल परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में आगरा शिखर वार्ता क्यों हुई थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और खुलासा करने जा रहे हैं उस रात के बारे में जिस रात ने इतिहास रचा गया। जी हां, करगिल युद्ध समाप्त हुआ, क्यों विड्रॉ करना पड़ा पाकिस्तानी फौजों को, किस तरह से मिली भारत को करगिल में असली जीत, इसका हम पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको उस रात की कहानी सुनाते हैं जिस रात नवाज शरीफ बैठे हुए थे ब्लेयर हाउस, यानी राष्ट्रपति अमेरिका, उनके दफ्तर में। क्या हो रहा था, क्यों बार बार आधी रात को अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया जा रहा था और क्यों जागे अटल बिहारी वाजपेयी पूरी रात। देखते हैं इस कहानी के पहले भाग में आखिर क्या था इतना बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट, आखिर क्या था इतना बड़ा कूटनीतिक डेवलपमेंट, आखिर क्या था इतना बड़ा एक ऑनगोइंग वॉर के बारे में डेवलपमेंट। सबसे पहले देखते हैं क्या हो रहा था उस रात ब्लेयर हाउस। करगिल की चोटियों पर तोप और बंदूकें गरज रही थी और इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन तक पर्दे के पीछे मची थी ऐसी कूटनीतिक हलचल जिसका अंजाम सामने आया तो तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नींद उड़ गई। आखिर करगिल जंग के समय वॉशिंगटन में ऐसा क्या हुआ जिसने अटल जी को सारी रात बेचैनी में बिताने को मजबूर कर दिया। इस राज से इंडिया न्यूज पर्दा हटाएगा, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि पर्दे के पीछे तब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही थी। 1999 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के दक्षिण एशियाई मामलों के सुरक्षा सलाहकार ब्रूस रिडेल का दावा है कि जून 1999 बीतते बीतते करगिल की जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। पाकिस्तानी फौज करगिल में बैकफुट पर थी और वो परमाणु युद्ध की तैयारी कर चुकी थी। नवाज शरीफ चाहते थे कि अमेरिका करगिल में टांग अड़ाए। इसके लिए शरीफ ने राष्ट्रपति क्लिंटन को फोन किया। तारीख थी 2 जुलाई 1999। प्रेसिडेंट क्लिंटन, कारगिल में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, प्लीज आप भारत से कहिए कि वो जंग रोकने के लिए बातचीत करे। प्राइम मिनिस्टर शरीफ, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पाकिस्तान को करगिल से अपनी फौज हटानी होगी। इसके बिना भारत को बातचीत के लिए राजी कर पाना मुमकिन नहीं होगा। ब्रूस रिडेल के मुताबिक शरीफ का फोन आने के बाद क्लिंटन ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से फोन पर बात की। वाजपेयी ने साफ कह दिया कि जब तक करगिल से पाकिस्तानी फौज वापस नहीं हटती तब तक न तो भारत सैन्य कार्रवाई रोकेगा और न ही कोई बात करेगा। तीन जुलाई 1999 को शरीफ ने फिर से क्लिंटन को फोन किया। हालात हाथ से फिसलता देख शरीफ घबराए हुए थे। उन्होंने क्लिंटन से कहा कि वो फौरन अमेरिका आकर बात करना चाहते हैं। 4 जुलाई को अमेरिका में राष्ट्रीय छुट्टी होती है। फिर भी मौके की नजाकत भांपते हुए राष्ट्रपति क्लिंटन ने शरीफ को वॉशिंगटन आने को कहा। इसके लिए क्लिंटन और शरीफ के बीच मध्यस्थ बने अमेरिका में सऊदी अरब के राजदूत प्रिंस बंदार बिन सुल्तान। 4 जुलाई 1999 की सुबह बिल क्लिंटन ने अपने सलाहकारों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में नवाज शरीफ के लिए अमेरिका ने 2 तरह के मसौदे तैयार किए थे। पहला मसौदा करगिल से पाक फौज को वापस बुलाने की हामी भरने का और दूसरा मसौदा था कि अगर पाकिस्तान ने करगिल से फौज नहीं हटाई तो अमेरिका किसी भी तरह से पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा। 4 जुलाई 1999 को सुबह सुबह ही नवाज शरीफ का विमान एंड्रूज एयरबेस पहुंचा, जहां सऊदी अरब के प्रिंस बंदार बिन सुल्तान ने शरीफ को रिसीव किया। अमेरिका में राष्ट्रीय दिवस का जश्न चल रहा था, लिहाजा व्हाइट हाउस की बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति के गेस्ट हाउस
ब्लेयर हाउस में क्लिंटन और शरीफ की मुलाकात तय हुई। औपचारिक बातचीत के बाद 4 जुलाई को दोपहर करीब 1:30 बजे बंद कमरे में नवाज शरीफ और क्लिंटन आमने सामने थे। कमरे में तीसरे शख्स थे क्लिंटन के सलाहकार ब्रूस रिडेल। करीब 1.5 घंटे तक राष्ट्रपति क्लिंटन नवाज शरीफ को यही समझाते रहे कि अगर पाकिस्तान ने फौरन करगिल से अपनी फौज नहीं हटाई तो भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की नौबत आ सकती है, जिसका अंजाम बेहद घातक होगा। इस दौरान शरीफ बार बार यही दुहाई देते रहे कि अगर उन्होंने भारत से कोई आश्वासन मिले बिना अपनी फौज हटाई तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी उन्हें जीने नहीं देंगे। शरीफ ने यहां तक कह दिया कि तब हो सकता है कि ये उनकी क्लिंटन के साथ आखिरी बातचीत हो। करीब 1.5 घंटे तक शरीफ के साथ माथापच्ची करके क्लिंटन ने ब्रेक लिया। नवाज शरीफ अपने अफसरों के पास चले गए। इस बीच क्लिंटन ने अटल जी को फोन किया। उस वक्त दिल्ली में 3:30 बज रहे थे और दिन था 5 जुलाई 1999। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, अभी मेरी नवाज शरीफ से बातचीत चल रही है। करगिल मसले पर मैंने शरीफ को कह दिया है कि पाकिस्तान को अपनी फौज हटानी होगी। आपका क्या कहना है? मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि करगिल में पाक आर्मी हटे बिना कोई बात नहीं होगी। अब आगे और क्या कहो। क्लिंटन और नवाज शरीफ करीब 1 घंटे के ब्रेक के बाद फिर बंद कमरे में थे। ब्लेयर हाउस में माहौल बेहद तनाव भरा था। नवाज शरीफ चाहते थे कि ब्रूस रिडेल भी कमरे से बाहर चले जाएं, ताकि वो अकेले में क्लिंटन से खुलकर बात कर सकें। क्लिंटन ने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने शरीफ के सामने पहले से तैयार दोनों मसौदे रख दिए। क्लिंटन ने शरीफ से 2 टूक कह दिया कि अगर पाकिस्तान करगिल से फौज हटाने को तैयार हो तो अमेरिका भारत के साथ शांति वार्ता आगे बढ़ाने की पहल करेगा, वरना करगिल की करतूत पाकिस्तान को अकेले भुगतनी होगी। तब अमेरिका न तो पाकिस्तान को कूटनीतिक समर्थन देगा और न ही सैन्य सहायता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये था नवाज शरीफ और बिल क्लिंटन के बीच जो बातचीत हुई उसका पहला भाग। 2 मसौदे दिए जा चुके थे इस वक्त तक नवाज शरीफ को। पहला, या तो करगिल से आप वापस चले जाओ, और दूसरा कि अगर आप करगिल से वापस नहीं जाते हैं, ऐसे हालात में हमको यानी अमेरिका को सैन्य सहायता और जो कूटनीतिक मदद है दोनों पाकिस्तान को बंद करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है नवाज शरीफ के लिए बेहद बड़ा झटका हुआ होगा। ऐसे में क्या किया नवाज शरीफ ने, कैसे बनी सहमति, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ इस खास चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हैं अशोक टंडन जी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार रहे हैं, करगिल युद्ध के दौरान भी उनके सलाहकार थे। साथ ही साथ हमारे साथ हैं जेसी शर्मा साहब, जो कि पूर्व सचिव हैं भारतीय विदेश मंत्रालय के, कमर आगा साहब, जो कि भारत और पाकिस्तान के मामलों के जानकार है। टंडन साहब, जो इंप्रेशन जा रहा है, कल आपने जो खुलासा किया जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि 2 देशों के बीच कमिटमेंट हुआ था। अमेरिका ने ये रिक्वेस्ट की थी कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि उनको फेस सेविंग के लिए कोई जगह दी जाए, यानी बातचीत की प्रक्रिया लाहौर डिक्लेरेशन के हिसाब से, जो डिक्लेरेशन नवाज शरीफ जी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच लाहौर बस यात्रा के बाद हुआ था, उसी स्पिरिट में आगे की बातचीत करेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में मुशर्रफ साहब और वाजपेयी जी की बातचीत हुई। क्या आप इस इंटरप्रिटेशन को सही मानते हैं? देखिए, भारत ने 1972 के शिमला एग्रीमेंट के बाद से सदा से ये कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर समेत सभी मुद्दों पर बातचीत के जरिए हल निकालना चाहते हैं, और यही बात लाहौर डिक्लेरेशन में कही गई थी। लेकिन अगर लाहौर डिक्लेरेशन की स्पिरिट को आगे बढ़ाना था तो उसके लिए ये जरूरी था कि जो हमला भारत पर हुआ है कारगिल का, उसको खत्म किया जाए। तो मैंने कल भी ये बात कही थी कि उस समय क्लिंटन बार बार जो ये कह रहे थे कि ये हटने को तैयार हैं, लेकिन आपसे केवल ये आश्वासन मांगते हैं कि अगर हम हट जाएंगे तो हमें बातचीत करने का सिलसिला आप जारी रखेंगे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बातचीत हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब हम बात करें शिखर वार्ता की, जो आगरा में मुशर्रफ साहब और वाजपेयी जी की बातचीत हुई। सवाल भी मैंने उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा। देखिए, ये जो बातचीत होनी थी ये नवाज शरीफ और वाजपेयी के बीच में होनी थी,
लेकिन जैसा कि नवाज शरीफ साहब को डर था, वापस जाकर 3 महीने के अंदर उनका तख्ता पलट दिया गया। तो ये जो बातचीत का सिलसिला था, पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में बन गई थी बात। वाजपेयी जी ने जो क्लिंटन को कहा, उन्होंने कोई अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में नहीं कहा, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर कहा कि अगर ये हटने को तैयार होंगे तो हम भी फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो उसी संदर्भ में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाना था। अब पाकिस्तान में राष्ट्रपति बदल गया या प्रधानमंत्री बदल गया, इसके लिए ये मानना कि मुशर्रफ को नागरा बुलाना किसी दबाव में था, मैं समझता हूं कि ये इंटरप्रिटेशन गलत है और शायद कोई ये इंटरप्रिटेशन करेगा भी नहीं। जो कूटनीति को समझते हैं कि एक देश और दूसरे देश के बीच में बातचीत होती है और अगर इस बीच में सरकार बदल जाती है तो उसका दो देशों के संबंधों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। बिल्कुल, दो देशों के संबंधों में अंतर नहीं पड़ता है। शर्मा जी, जो लोग इसका ये इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि जो आगरा शिखर वार्ता हुई मुशर्रफ और वाजपेयी जी के बीच में, वो जो करगिल को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो एक दबाव का नतीजा थी। तो क्या आगरा शिखर वार्ता को आप कूटनीतिक ढंग से दबाव का नतीजा मानते हैं? नहीं, मैं टंडन साहब से सहमत हूं कि इसमें कोई दबाव की बात नहीं है। अगर इतनी तनाव की स्थिति थी और जैसा भारत चाहता था उसी प्रकार से अमेरिकी दबाव भी एक कारण था जिसके कारण से पाकिस्तान को अंत में अपनी सेना वहां से हटानी पड़ी। हमारी सेनाओं ने अधिकतर जगह वापस ले ली थी और एयरफोर्स के भी इस्तेमाल किया जा रहा था और पाकिस्तान कुछ करने की विशेष स्थिति में नहीं था। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि कोई दबाव का तो प्रश्न पैदा नहीं होता। और वैसे जहां तक आपने कहा है, अगर अमेरिका ने अपने गुड ऑफिसेस का इस्तेमाल किया स्थिति को पूरे हमारे अनुसार सेटल कराने में, और अगर उसके बाद सुझाव है कि अच्छा रहेगा कि आप दोनों देश आगे चलकर बातचीत करें, तो जैसा टंडन साहब कह रहे थे कि बातचीत का सिलसिला तो कभी समाप्त नहीं हुआ, तो उसको आगे बढ़ाया गया और उस समय मुशर्रफ राष्ट्रपति बन चुके थे तो उनसे बातचीत की गई। आज आपके चैनल वाले मेरे पास पहले भी आए थे और मैंने उन्हें कहा था कि पाकिस्तान के हर मिलिट्री डिक्टेटर से भारत के हर प्रधानमंत्री ने उस समय के बातचीत की है, चाहे वो 65 के बाद शास्त्री जी और अयूब खान रहे हों, चाहे वो 71 के बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो जिनका बहुत बड़ा हाथ था 71 की लड़ाई में और जिन्होंने 1000 साल लड़ाई की बात की थी, और फिर तब जनरल बाद में फील्ड मार्शल मानेकशॉ को भी गए थे, टिक्का खान से बातचीत हुई थी। उसके बाद में जियाउल हक से जिन्होंने खालिस्तान मूवमेंट में बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका की भारत के विरुद्ध, जिन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंतर्गत कश्मीर में और ये सारे लोग घुसपैठिए भेजे और सहायता की, श्रीमती इंदिरा गांधी की कई बार उनसे बातचीत हुई। तो ये कोई नई बात नहीं थी और मैं समझता हूं कि कूटनीति में यदि अपने समय श्रीमती इंदिरा गांधी की कई बार उनसे बातचीत हुई तो ये कोई नई बात नहीं थी। और मैं समझता हूं कि कूटनीति में यदि अपने समय की एकमात्र महाशक्ति आपकी सहायता करती है कि आपकी स्थिति के अनुसार एक सिचुएशन को ठीक किया, और यदि उनका सुझाव आया है तो उसको स्वीकार करना कूटनीतिक दृष्टिकोण से उचित है। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक जी, आपका जो विषय है आज का
कि वाजपेयी उस रात पूरी रात सोए क्यों नहीं या जागे क्यों, इसका जवाब मैं देना चाहता हूं। जी बिल्कुल, ये सवाल पर आने वाला था, लेकिन चूंकि एक सवाल खड़ा हो गया था कि क्या यह दबाव था, तो हम उसको पहले एक्सप्लेन करना चाहते थे। लेकिन टंडन साहब, बड़ा सवाल, आखिरकार वाजपेयी जी पूरी रात जागे क्यों? देखिए, जब स्थिति बिगड़ने लगी और किसी तरह से भी पाकिस्तान ये कारगिल से हटने को तैयार नहीं था, तो 2-3 राउंड बातचीत के हुए थे, जो हमारे विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच में, लेकिन वो वार्ता विफल रही और हमारे पर यूएन की तरफ से एक दबाव डालने की कोशिश की गई। उस समय के यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने वाजपेयी जी को एक तरह से धमकी दी कि अगर आप लोग लड़ाई नहीं रोकेंगे तो हम पाकिस्तान और भारत दोनों में अपने विशेष दूत भेजेंगे, स्पेशल एनवॉय भेजेंगे। इस पर जो वाजपेयी जी की गुस्से की प्रतिक्रिया दी गई यूएन सेक्रेटरी जनरल को, उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति में अगर स्पेशल एनवॉय कहीं जाएगा तो इस्लामाबाद जाएगा, दिल्ली में उसको घुसने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो गुस्से भरा संदेश वाजपेयी जी ने यूएन सेक्रेटरी जनरल को दिया, और उसके तुरंत बाद वाजपेयी जी ने ब्रजेश मिश्रा को जेनीवा भेजा। जेनीवा में G8 के लोग मिल रहे थे, वहां पर सबको ब्रजेश मिश्रा ने भारत की स्थिति स्पष्ट की और वहां पर उनको अमेरिका के जो उस समय वहां प्रतिनिधि थे, उनको प्रधानमंत्री वाजपेयी की एक व्यक्तिगत चिट्ठी प्रेसिडेंट क्लिंटन के नाम दी। उस चिट्ठी में क्या लिखा था ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये उस चिट्ठी का ही असर था कि क्लिंटन ने सारा दबाव पाकिस्तान के ऊपर डाला, कि क्योंकि उसमें एक बात स्पष्ट थी कि अगर पाकिस्तान कारगिल से नहीं हटेगा तो भारत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होगा। ये जो मैसेज, कड़ा मैसेज ब्रजेश मिश्रा के थ्रू जिनेवा में प्रेसिडेंट क्लिंटन को एक चिट्ठी के माध्यम से दिया गया, उसी का ही नतीजा था कि जिसकी खबर तुरंत नवाज शरीफ को लगी और इस बीच में सऊदी क्राउन प्रिंस को डालकर बातचीत का सिलसिला वाशिंगटन में हुआ। और जहां पर क्लिंटन ने जितना दबाव डाला उसका अंदाजा, जैसे शर्मा जी कह रहे थे, कि दुनिया की एकमात्र सुपर पावर अपने एलाई को, जो पाकिस्तान अमेरिका का पिछले 60 साल से एलाई है, उसको जिस प्रकार से दबाव डाला कि हम ना तो आपकी कूटनीति में सहायता करेंगे, ना किसी प्रकार की एड देंगे, और आपका किया हुआ हमला, आपका किया हुआ कारगिल में हमला, हम उसको हमलावर करार दे देंगे आपको, ये जो धमकी दी। और उसके बाद मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं कि चीन की तरफ भी पाकिस्तान ने देखा था। पाकिस्तान के 2 नेता, एक जनरल मुशर्रफ भी और नवाज शरीफ, ये दोनों बीजिंग गए थे इस उम्मीद में कि अगर हमें अमेरिका से सहायता नहीं मिली तो शायद चीन हमारी मदद करेगा। यहां मानना पड़ेगा कि चीन ने भी पाकिस्तान को कहा था कि जो कारगिल में आपने किया है ये सबसे बड़ा मिलिट्री मिस एडवेंचर है, ये कभी सफल नहीं हो सकता, और हम आपको एक दोस्त के तौर पर ये राय देते हैं कि आप इसको खाली कर दीजिए, वरना दुनिया में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और क्लिंटन ने उस समय ब्लेयर हाउस में एक और सेंटेंस इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा था कि आप हमारे एलाई रहे हैं, लेकिन आज दुनिया का पब्लिक ओपिनियन, पूरी दुनिया का पब्लिक ओपिनियन आपके कारगिल के हमले के खिलाफ है, इसलिए आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप इसको खाली कीजिए। कि जिस प्रकार से ये कूटनीति थी, हम इसमें अपनी सेना ने जो भी कारनामा दिखाया उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। हमारी सेना, क्योंकि जिस समय 2 जुलाई की रात को, जिस समय नवाज शरीफ वॉशिंगटन के लिए रवाना हो रहे थे, उन्होंने उस हवाई अड्डे पर जनरल मुशर्रफ और उनके नंबर 2 को हवाई अड्डे पर बुलाया था और कहा था कि मैं वॉशिंगटन जा रहा हूं, अभी भी आपको कह रहा हूं कि ये कारगिल को हम अपना हमला वापस ले ले। लेकिन जनरल मुशर्रफ ने उस समय एक जुमला इस्तेमाल किया था कि इस वक्त भारत की गर्दन हमारे हाथ में है और हम चाहें तो उस गर्दन को मरोड़ सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अमेरिका के दबाव में नहीं आओ, हम तो ये जीत कर ही दिखाएंगे। तो वहां पर 2 तारीख की रात को भी जनरल मुशर्रफ का मूड यही था कि हम पीछे हटेंगे नहीं। तो 4 की रात जो सारी डेवलपमेंट 2, 3 और 4 को हुई, ये सच है। हाँ, इसमें एक और बात रहेगी कि जब नवाज शरीफ वॉशिंगटन जा रहे थे, उनकी ये कोशिश थी कि वाजपेयी जी को भी वॉशिंगटन बुलाया जाए, आमने सामने बात हो।
ये मैसेज क्लिंटन ने वाजपेयी जी को भी कन्वे किया, लेकिन वाजपेयी जी ने कहा कि हमने हमला नहीं किया है, हमने एक फुल फ्लैज वॉर भी नहीं घोषित की है, हम केवल अपना एरिया खाली करा रहे हैं, इसलिए हम कभी वॉशिंगटन नहीं आएंगे। आपने जो कर, हमने आपको चिट्ठी में जो अपनी बात लिखकर दे दी, अब आपको जो करना है वो आपको पाकिस्तान से करवाना है। तो कुल मिलाकर कूटनीति के क्षेत्र में एक कड़ा रवैया जो वाजपेयी जी ने उस समय अपनाया, और हमारी फौज ने ग्राउंड में ये दिखा दिया कि अगर कूटनीतिक क्षेत्र में भी सफलता नहीं मिलती तो हम इसको खाली करवाएंगे। और मैं जो बात कह रहा था, 2 तारीख की रात को द्रास में हमारी फौज लड़ाई जीत रही थी, ये बात नवाज शरीफ को मालूम थी, और उन्होंने जनरल मुशर्रफ को कहा कि हमारी फौज धीरे धीरे हार रही है, अभी भी वक्त है कि हम खुद इससे पीछे हट जाएं। तो कुल मिलाकर ये कारगिल की जीत हमारी फौज की, हमारे जवानों की और हमारी कूटनीति की सफलता है। इसमें कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तो क्लिंटन की कूटनीतिक जीत हुई, मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्लिंटन की कूटनीति की जीत नहीं है, ये वाजपेयी की कूटनीति की जीत है। लेकिन उसमें क्लिंटन ने वाजपेयी को फोन में एक बात और कही कि हम आपकी इस बात के कायल हैं कि आपने कारगिल की लड़ाई को फुल फ्लैज लड़ाई नहीं की, आपने राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर बॉर्डर नहीं खोले, आपने पाकिस्तान, आपने एयरफोर्स का भी इस्तेमाल जो किया है वो केवल अपने क्षेत्र को खाली करवाने के लिए किया है। तो जो रेस्ट्रेंट वाजपेयी ने रखा, मैं समझता हूं। एक बात और जो मैं खुलासा करना चाहता हूं कि कारगिल की जीत के बाद एनडीए में, कैबिनेट में यह बात आई थी कि इस जीत के लिए वाजपेयी को भारत रत्न देना चाहिए, लेकिन वाजपेयी जी ने कहा कि हम खुद को भारत रत्न नहीं देते हैं और ना मैं खुद अपने आप को इस बात के लिए भारत रत्न दूंगा। तो इस जीत का सेहरा वाजपेयी जी के सिर पर देश की जनता ने बांधा, क्योंकि 99 के चुनाव में एनडीए फिर से जीत कर आया और अटल बिहारी वाजपेयी की जीत हुई। तो बिल्कुल क्लिंटन ने खुद कहा था कि वाजपेयी जी आपने सब्र किया है, आपने एलओसी क्रॉस नहीं की, आपने राजस्थान या फिर पंजाब या फिर दूसरी जगह के मोर्चे नहीं खोले, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं आपको दाद देता हूं। ये खुद क्लिंटन ने कहा। कमर आगा साहब को हम जोड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार कूटनीतिक तौर पर क्यों घिर गया था पाकिस्तान। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नसरुल्लाह मलिक साहब भी पाकिस्तान से स्काइप के जरिए जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं नवाज शरीफ और मिस्टर बिल क्लिंटन की बातचीत का पार्ट 2, जहां पर यह तय हुआ कि अब आगे क्या होगा, कैसे विड्रॉल तय हुआ, कैसे तय हुआ कि पाकिस्तान अब करगिल से अपने हाथ पीछे खींच लेगा। भारतीय फौज जो लगातार जीतती जा रही थी वो कहां पर आकर रुकेगी, ये सब कुछ कैसे तय हुआ, देखते हैं इस पूरी की पूरी रिपोर्ट। करगिल जंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का रवैया पाकिस्तान के लिए हैरत अंगेज था। क्लिंटन कई बार नवाज शरीफ को फोन पर समझा चुके थे कि करगिल से पाकिस्तान की फौज नहीं हटी तो अंजाम बेहद खौफनाक होंगे। नवाज शरीफ को भी पाकिस्तानी फौज के जनरल और कट्टरपंथियों से डर लगने लगा था। वही डर उन्हें 4 जुलाई 1999 को वॉशिंगटन ले आया था। ब्लेयर हाउस के बंद कमरे में 4 जुलाई को बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को करीब 1.5 घंटे तक समझाया भी और धमकाया भी। उस मीटिंग में मौजूद रहे बिल क्लिंटन के तत्कालीन सलाहकार ब्रूस रिडेल के मुताबिक राष्ट्रपति बिल क्लिंटन इस दौरान शरीफ से चल रही बातचीत का ब्यौरा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से साझा करते रहे। क्लिंटन ने वाजपेयी को 4 जुलाई को जब पहला फोन किया तब दिल्ली में 5 जुलाई की सुबह होने में कुछ घंटे बाकी थे। वाजपेयी को फोन पर जगाने के बाद क्लिंटन ने नवाज शरीफ से 2 टूक कहा कि या तो करगिल से फौज वापस बुलाओ या फिर अमेरिका से कूटनीतिक और सैन्य दोस्ती हमेशा के लिए भूल जाओ। ब्रूस रिडेल के मुताबिक 4 जुलाई 1999 को अमेरिकी समय के मुताबिक करीब 4 बजे ब्लेयर हाउस के बंद कमरे में क्लिंटन ने शरीफ के सामने पहला मसौदा पेश किया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एलओसी पर हालात सामान्य करने के लिए फौरन ठोस कदम उठाने के लिए तैयार हैं। करगिल से पाकिस्तानी फौज की वापसी के बाद सीज फायर होगा और फिर भारत के साथ तनाव खत्म करने के लिए पाकिस्तान लाहौर घोषणा पत्र के हिसाब से कदम बढ़ाएगा। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच चल रही इस कूटनीति में भारत का पलड़ा भारी था। फिर भी दिल्ली में प्रधानमंत्री वाजपेयी बेचैन थे।
क्लिंटन के फोन ने उनकी नींद उड़ा दी थी। वो जानते थे कि अब करगिल पर बड़े फैसले का वक्त करीब आ चुका है। उधर ब्लेयर हाउस में नवाज शरीफ कई बार वो मसौदा पढ़ चुके थे जिसे अमेरिका ने तैयार किया था। वो बयान लेकर कमरे से बाहर निकले और कुछ मिनट बाद फिर क्लिंटन के पास आए। नवाज शरीफ ने कागज क्लिंटन को थमाते हुए कहा कि वो करगिल से फौज हटाने के लिए राजी हैं। बस वो अमेरिका के मसौदे में एक लाइन अपनी ओर से जोड़ चुके हैं। ब्रूस रिडेल के मुताबिक नवाज शरीफ ने बयान में एक बात जोड़ी थी कि करगिल से पाकिस्तानी फौज बिना शर्त हटेगी। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को इस बात के लिए राजी करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखें। राष्ट्रपति क्लिंटन इसके लिए तैयार हो गए। नवाज शरीफ के साथ बैठक का नतीजा क्लिंटन के मन माफिक था। हालांकि शरीफ के साथ गए प्रतिनिधिमंडल को यह मंजूर नहीं था। पाकिस्तान सरकार के अफसर, खासकर विदेश सचिव शमशाद अहमद, बयान में बदलाव करना चाहते थे, जिसे अमेरिका ने सिरे से खारिज कर दिया। शरीफ को आखिरकार क्लिंटन की बात माननी पड़ी। इस कवायद के बाद क्लिंटन ने फिर वाजपेयी को फोन मिलाया। उस वक्त अमेरिका में 4 जुलाई को शाम के करीब 5 बज रहे थे और भारत में वक्त था 5 जुलाई सुबह 5:30 बजे। वाजपेयी की नींद करीब 2 घंटे पहले ही खराब कर चुके क्लिंटन ने फोन पर बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करगिल से फौज हटाने को राजी हो गए हैं। शर्त बस इतनी सी है कि भारत इसके बाद पाकिस्तान से बातचीत का सिलसिला जारी रखे। क्लिंटन ने अटल जी को बताया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति की हैसियत से पाकिस्तान से वादा कर चुके हैं कि वो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य बनाने में जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। अब वाजपेयी को क्लिंटन को पाकिस्तान से किए वादे पर भारत सरकार की ओर से गारंटी देनी थी। इसके लिए उन्हें अपने उन सलाहकारों से बात करनी थी जो तब तक इस बात से अनजान थे कि वॉशिंगटन में चल रही हलचल दिल्ली में मौजूद अटल जी की नींद उड़ा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये था नवाज शरीफ और बिल क्लिंटन के बीच जो बातचीत हुई, जिसके बाद करगिल युद्ध का पटाक्षेप हुआ, उसकी दूसरी कड़ी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार पाकिस्तान कूटनीतिक ढंग से इतना अलग थलग क्यों पड़ गया था। सीधे चलते हैं कमर आगा साहब के पास, उसके बाद नसरुल्लाह मलिक साहब के पास चलेंगे। कमर आगा साहब, आपको क्या लगता है करगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान की कूटनीतिक और रणनीतिक क्या भूल थी जिसके चलते पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया था? देखिए, उसकी कई वजहें थी। पहली वजह तो ये थी कि कोई कोऑर्डिनेशन प्राइम मिनिस्टर उसके बीच में नहीं था। दूसरी बात यह कि मुशर्रफ साहब ने सोचा था कि कारगिल को वो पूरा वो पोर्शन जो है उतना वो वहाँ तक उनकी फौज आ जाएगी, उनका कब्जा हो जाएगा, लेकिन उन्हीं ने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था इंडिया को। तो मिलिट्रली भी उनकी कोई विक्ट्री नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ ये थी कि वो जहाँ तक आ गए थे उसको रोकना भी उनके लिए, उतनी ज़मीन भी रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर एक चीज़ और है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट था। इससे पहले नरसिम्हा राव की हुकूमत थी जिसमें कि अमेरिकन प्रेशर बहुत ज़्यादा था, और वो अमेरिकन की पूरी कोशिश उस ज़माने में ये होती थी किसी भी सूरत से वो खुद इंटरलोक्यूटर बनना चाहते थे इस पूरे इंडो पाक के बीच में, एज ए थर्ड पार्टी इमर्ज कर रहे थे। लेकिन उसमें भी उनको कामयाबी नहीं मिली थी। अटल बिहारी वाजपेयी के आते समय तक जब तक वो आए तो अमेरिकन पॉलिसी में खुद बहुत चेंज आ गया था। अमेरिकन ने रियलाइज कर इस बात का एहसास हो चुका था अमेरिका को कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी पावर के रूप में इमर्ज हो रहा है। न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी बन गया था उनके आते ही। और फिर उसके बाद ये था, उनका ये भी देख रहे थे कि वो हिंदुस्तान में एक बड़ा मार्केट और एक एलाई के रूप में देखने लगे थे। उससे पहले उनकी जो कुछ भी डीलिंग होती थी वो सिर्फ केवल पाकिस्तान से होती थी। हिंदुस्तान उनका एलाई नहीं था, बल्कि फ्रेंडली रिलेशंस हमारे ज़रूर थे। ये सारी चीज़ें थीं जो एक परिप्रेक्ष्य में थी, इसलिए उनकी जो कुछ भी डीलिंग होती थी वो सिर्फ केवल पाकिस्तान से होती थी। हिंदुस्तान उनका एलाई नहीं था, बल्कि फ्रेंडली रिलेशंस हमारे ज़रूर थे। ये सारी चीज़ें थीं जो एक परिप्रेक्ष्य में थी,
इसलिए उनको फिक्र सबसे बड़ी क्लिंटन को ये थी कि कहीं वॉर स्प्रेड न कर जाए और किस तरीके से पाकिस्तान को वो सेव करना चाहते थे। उनकी पूरी कोशिश ये थी कि वॉर ना हो और दूसरी तरफ ये भी थी कि पाकिस्तान को किसी सूरत से वो बचा ले जाए। मैं समझता हूँ उसमें किसी हद तक उनको कामयाबी क्लिंटन को जरूर मिली। अटल बिहारी जी भी नहीं चाहते थे, इंडिया भी नहीं चाहता था कि वार बढ़े और या लड़ाई बढ़े उसमें और पूरे एरिया में लड़ाई हो, इसलिए कि उस वक्त जो हमारी कूटनीति थी या हमारी जो नीतियां, दूसरी नीति थी वो ये थी कि इकोनॉमिक कंसोलिडेशन होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ना चाहिए हमको, और न कि वार के झंझट में अगर फंस जाएंगे तो हम लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये था मेन नया प्लान आया था, लिबरल इकोनॉमिक सेटअप इस्टेब्लिश हो गया था हिंदुस्तान में, शुरुआत हो गई थी, प्राइवेटाइजेशन की भी शुरुआत हो गई थी, बाहर से निवेश आने की उम्मीदें लग गई थी, तो एक बड़ा अच्छा माहौल था। और अमेरिकन ये थे कि उनको फिक्र ये थी कि किस तरीके से जल्द से जल्द हिंदुस्तान से बातचीत करें, और इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की भी बात जल्दी ही शुरू हो गई थी उसके बाद। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब बीच में कारगिल, जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, सडनली परवेज मुशर्रफ ने किया, लेकिन परवेज मुशर्रफ को उसमें एक चीज की कामयाबी मिली, उसने नवाज शरीफ साहब को बहुत कमजोर कर दिया इस पूरे में, और बाद में फिर उनको गद्दी भी छोड़नी पड़ी और खुद उन्हीं ने सत्ता पे हावी हो गए, और जो प्रोसेस शुरू हुआ उसमें वो हिंदुस्तान आके खुद बैठ गए। बिल्कुल आगा साहब, बड़ा सवाल है कि आखिरकार नवाज शरीफ को कितना कमजोर कर गए थे परवेज मुशर्रफ साहब। सीधे चलते नसरुल्लाह मलिक साहब के पास, सीधे लाहौर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नसरुल्लाह साहब, सबसे बड़ा सवाल, नवाज शरीफ फिर से आए हैं, 14 साल बाद गद्दी पर आए हैं, परवेज मुशर्रफ आज जेल के अंदर हैं। वही परवेज मुशर्रफ उस वक्त हीरो हुआ करते थे जब उन्होंने नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके खुद राष्ट्रपति बने थे। लगातार 12 सालों तक उन्होंने एक छत राज किया पाकिस्तान के ऊपर। क्या आपको नहीं लगता करगिल युद्ध मुशर्रफ के जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती थी जिसका खामियाजा शायद उनको आज भुगतना पड़े? देखिए, बुनियादी तौर पे अगर आप इन सारे हालात को देखें तो आपको नजर आता है कि यही वो इख्तलाफ था और यही वो लड़ाई थी जो उस वक्त की जमहूरी हुकूमत और जनरल परवेज मुशर्रफ के माबैन हुई, और फिलहाल उसका नतीजा ये निकला कि उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म कर दिया गया और उन्हें उसके बाद जलावतन किया गया। अब इतने सालों के बाद अब पोजीशन ये है कि मियां नवाज शरीफ को दोबारा मैंडेट मिला है और वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। तो इस बात का अब कभी इम्कान अपनी जगह पे मौजूद है कि पाकिस्तान और भारत के माबैन जो एक बेहतरी की फजा बनी थी और अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे हुकूमत में जिन चीज़ों पे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, उसकी दोबारा शुरुआत बड़ी बेहतर तरीके से हो सकती हैं। और जबकि आपने देखा होगा अखबारात के अंदर भी और दुनिया के मीडिया के अंदर भी कि जब मियां नवाज शरीफ को ये कामयाबी मिली इलेक्शन के अंदर, उसके बाद उन्होंने फॉरेन मीडिया से भी बातचीत करते हुए दोबारा से इस अज़म का इजहार किया है कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ तमाम जो तनाज़ात हैं उनको मिल बैठकर टेबल पे बैठ के उनको हल किया जाए। तो ये उम्मीद हो चली है कि आने वाले दिनों में, और उन्होंने इस बात का भी इजहार किया है कि वो चाहेंगे कि वो खुद भी भारत का दौरा करें और भारत के वज़ीर-ए-आज़म भी पाकिस्तान आए, ताकि जो खित्ते में जो कशीदगी हो सकती है और जो तनाज़ात हैं उनको हल किया जाए। इस लिहाज से ये बज़ाहिर नजर आ रहा है कि अब शायद दोनों मुल्कों के माबैन हालात बेहतर होने का इम्कान है, और जो दरमियान में बाज़ रंजिशें पैदा होती हैं, ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनकी वजह से दोनों मुल्कों के माबैन बाज़ पीस प्रोसेस स्लो होता रहा, उसमें ब्रेक आती रही, तो अब शायद उसमें बेहतरी आने की उम्मीद है। बेहतरी आने की उम्मीद है, लेकिन टेंडर साहब, बड़ा सवाल, आप बड़े क्लोजली इन तमाम डेवलपमेंट्स को फॉलो कर रहे थे, आखिर क्या ऐसे कारण थे कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके नवाज शरीफ साहब को हटा दिया, खुद उनकी जगह सैन्य शासक बने, उसके बाद राष्ट्रपति बन गए? और आपको नहीं लगता कि मुशर्रफ साहब एक फिट केस है कि उनके ऊपर वार क्राइम का मुकदमा चले करगिल युद्ध को देखते हुए आज के हालात में या उस वक्त के हालात? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आप उस दौर के हालात को देखें तो फौज और जो नसरुल्लाह साहब, मेरा सवाल टंडन साहब से। जी प्लीज। टंडन साहब, देखिए, जिस समय
नवाज शरीफ साहब ब्लेयर हाउस में बिल क्लिंटन से बातचीत कर रहे थे, ये खतरा, ये अंदेशा उन्होंने उस समय भी जाहिर किया था कि जिन हालात में आप मुझे पाकिस्तानी फौज हटाने के लिए कह रहे हैं, इससे मेरे आर्मी के जनरल बहुत नाराज होंगे। और जैसा आपके क्लिप में भी दिखाया गया, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हो सकता है कि मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात हो। तो पाकिस्तान में छपी उस समय की रिपोर्ट्स को अगर ठीक माने तो बिल क्लिंटन ने ये कहा था कि आर्मी सिविलियन कंट्रोल में रहनी चाहिए, आप अपनी आर्मी को कंट्रोल कीजिए। लेकिन वापिस आने के 3 महीने बाद उन्हीं जनरल ने नवाज शरीफ साहब का तख्ता पलटा और जो खबरें उस समय पाकिस्तान के मीडिया में आती थी उसके अनुसार जनरल मुशर्रफ और उनके साथ 3 और आर्मी कमांडर थे जिन्होंने कारगिल की रचना की थी। अभी नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मेरी सरकार आकर कारगिल के सारे मामले की इंक्वायरी करेगी और उसकी रिपोर्ट भारत के साथ भी शेयर करेगी। तो क्या ये नवाज शरीफ सरकार कारगिल की इंक्वायरी में जिन 4 जनरल्स ने उनका तख्ता पलटा, और तख्ता क्यों पलटा, क्योंकि उस समय यह माना जा रहा था कि अगर नवाज शरीफ कायम रहेंगे तो ये उन 4 जनरल का कोर्ट मार्शल कर सकते हैं। तो उस कोर्ट मार्शल के डर से चारों ने मिलकर नवाज शरीफ साहब को हटाया। अब जब नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं और वो कारगिल की इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, तो क्या वो इन 4 जनरल्स का पोस्ट फैक्टो या पीछे से बैक डेट से कोर्ट मार्शल करने की बात करेंगे? और अगर वो इंक्वायरी में दोषी पाए जाते हैं तो क्या पाकिस्तान की 4000 से ज्यादा फौज मरवाने के जुर्म में और हिंदुस्तान के 500 बिल्कुल इनोसेंट जवान जो इस लड़ाई में शहीद हुए, इतनी ज्यादा संख्या में फौज दोनों तरफ की मरवाने के लिए क्या उनको वार क्रिमिनल घोषित किया जा सकता है? मुझे लगता है कि हम यहां बैठे हुए उनके इंटरनल अफेयर्स में दखल ना दें और ये बात हम पाकिस्तान की नई सरकार पर छोड़ दें कि वो उस समय के कारगिल के मुजरिमों को क्या सजा देती है। ये मुझे लगता है कि उन पर ही छोड़ देना ठीक रहेगा, हमारा इसमें कमेंट करना ठीक नहीं होगा। सीधे चलते नसरुल्लाह साहब के पास, हमारे साथ रोमेश भंडारी साहब भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन नसरुल्लाह साहब, क्या नवाज शरीफ में इतनी राजनीतिक हिम्मत या इतनी राजनीतिक पावर 14 साल के बाद आ गई है कि वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में, यानी पिछली डेट से करगिल की इंक्वायरी भी करें और मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो इनोसेंट पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए, इंडियन सोल्जर मारे गए, उसको लेकर उनको वॉर क्रिमिनल भी घोषित करें? क्या इतनी राजनीतिक शक्ति नवाज शरीफ में है? अब देखिए, ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त। मियां नवाज शरीफ जब दोबारा हुकूमत में आए हैं, आप इस इश्यूज को अगर इस अंदाज से देखें कि उन्होंने इस बात का ऐलान जरूर किया है कि वो कारगिल की तहकीकात होनी चाहिए और जो भी उनके जिम्मेदार हों उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। साबिक सदर जनरल मुशर्रफ इस वक्त अपने दीगर मुकदमा, जिसमें उनके खिलाफ अकबर बुगटी का मुकदमा है, आइन तोड़ने का मुकदमा है, वो उन मुकदमात में इस वक्त जेर हिरासत हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कारगिल का कोई ऐसा मिशन बनता भी है तो हमें ये उम्मीद कर लेना कि फौरी तौर पे उसके कोई नतायज सामने आना शुरू हो जाएंगे, ये बज़ाहिर दिखाई नहीं देता है। क्योंकि उस तहकीकात के साथ जो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में सिविल और जो मिलिट्री रिलेशनशिप है, उसमें जो माजी में इतनी शदीद इख्तलाफात हुए, तो इस किस्म के तहकीकात से वो दोबारा जो है वो इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। तो जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं और जिसमें बिलखुसूस अमरीकी हुकूमत भी, मेरा जाती ख्याल है कि ऐसा नहीं चाहती कि माजी के जो ऐसे वाक़यात हैं उसको उस अंदाज से कुरीदा जाए कि पाकिस्तान के अंदर फिर कोई इंस्टेबिलिटी पैदा हो। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ये जमहूरी हुकूमत अपना प्रेशर जरूर डेवलप करेगी जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, कि इस किस्म के वाक़यात जिसमें हुकूमत की मर्जी शामिल ना हो वो ना किए जाएं। लेकिन ये बज़ाहिर होता दिखाई नहीं देता कि कारगिल की तहकीकात के नतीजे में जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ किसी तहकीकात का आगाज हो जाएगा और ये तहकीकात बहुत जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगी। ऐसा बज़ाहिर इसलिए मुश्किल दिखाई देता है कि मियां नवाज शरीफ इतने सालों के बाद दोबारा अपनी हुकूमत में आए, वो कोशिश जरूर करेंगे और उन्हें इसी मुल्क में अंदर वोट मिलने की भी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि उनको एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन बाजार ये लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ धीरे धीरे आस्ते आस्ते आगे कदम बढ़ाएंगे
और वो पहले जमहूरी हुकूमत की रिट को मजबूत करने के बाद ही ऐसा मुमकिन है कि कुछ ऐसी चीजों की तरफ हाथ डालें। लेकिन जो बजाय नजर आ रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की समिति, आप देखें कियानी की हुकूमत, इशफाक परवेज कियानी जो इस वक्त फौज के सरबराह हैं, जनरल मुशर्रफ की गिरफ्तारी, उनकी पाकिस्तान आमद और जो उनके खिलाफ इस वक्त मुकदमात जारी हैं, उसमें जनरल इशफाक परवेज कियानी ने अपने आप को और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने टोटली डीलिंग किया है। और वो समझते हैं कि इस वक्त अगर माजी के हालात को छोड़ के आगे की जानब बढ़ा जाए तो दोनों मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत जो है वो मिलके पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकती है। और दोनों के माबैन अगर कोई तसादम की कैफियत होती है तो उससे मुल्क के अंदर जमहूरियत को माजी में नुकसान पहुंचता रहा है। लेकिन अब क्योंकि मुल्क के अंदर अदलिया आजाद है, मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत बन के पाकिस्तान के अंदर उभरा हुआ है, सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान के अंदर, तो बज़ाहिर लगता यह है कि ये क्लैश होने के इम्कानात कम है। लेकिन अगर हम ये समझें कि कारगिल की तहकीकात या जो उससे पहले कोई ऐसे वाकयात हैं उसकी तहकीकात के नताज फौरी सामने आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ ऐसा मुमकिन होता दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल मुमकिन होता आपको नहीं दिखाई देता। हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव रोमेश भंडारी साहब भी जुड़ गए। भंडारी साहब, सीधा सवाल मेरा आपसे कि नवाज शरीफ साहब जिस करगिल की जांच कमेटी की मांग कर रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में करेंगे और आखिरकार ये जांच कमेटी लगभग 1999 के बाद 2013 में आखिरकार क्या निकाल लेगी? जो निकाले या ना निकाले ये तो उनका करना उनके लिए जरूरी है। आखिरकार कारगिल नहीं तो उनको निकाला था वहां से, जब परवेज मुशर्रफ ने वहां जाके हमला किया इंडिया के बरखिलाफ, तो उसी के बाद तो ये सिविलियन रूल खत्म किया गया था। अब उनको तहकीकात तो वहां करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम चीज ये है कि देखना पड़ेगा कि नवाज शरीफ और आर्मी के साथ क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता बन रहा है। क्योंकि जो भी कुछ है अभी तक आर्मी के पास बहुत ताकत है और आर्मी को आप एक तरफ नहीं देख सकते। बाकी ये भी हमें मालूम नहीं है कि कोई क्या कोई टर्म्स थी, कोई कंडीशंस थी जिनके ऊपर मुशर्रफ को पाकिस्तान वापस आने दिया। आखिरकार अगर वापस आने दिया तो आर्मी की रजामंदी के बगैर नहीं वो आ सकते थे। आर्मी की रजामंदी के संग वो आए हैं। उनको क्या आश्वासन दिए गए हैं, क्या नहीं दिया गया है, क्या उन्होंने कहा है, ये हमें अभी तक मालूम नहीं है। शायद आप लोगों को मालूम हो, मुझे मालूम नहीं है। तो इसको भी हमें देखना होगा। इसको भी देखना होगा। शर्मा साहब और आगा साहब, आपसे मेरा ये सवाल, जो मुद्दा हमने बहस के लिए उठाया है कि क्या नवाज शरीफ में वाकई इतनी हिम्मत है कि करगिल युद्ध के दौरान जो हालात बने थे उसके हिसाब से जांच कमेटी मुशर्रफ साहब और उनके 3 जनरल को दोषी ठहराए और वॉर क्राइम के तहत उन पर मुकदमा कायम हो। शर्मा साहब, पहले आपसे। मैं नहीं समझता, मैं जो हमारे पाकिस्तान से दोस्त बोल रहे थे उनकी राय से पूरा सहमत हूं। मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा मैंडेट पहली बात तो है नवाज शरीफ साहब के पास कि वो इस तरह की कार्रवाई कर सके। दूसरा, पाकिस्तान की सेना अभी भी काफी ताकतवर है और वो कभी ये नहीं, क्योंकि उसमें केवल जनरल मुशर्रफ और 3 और रिटायर्ड जनरल ही नहीं, कुछ और ऑफिसर्स भी होंगे। तो सेना ऐसा स्वीकार करके अपनी पोजीशन को और कमजोर करे वो भी संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर इसको ज्यादा वो खोदते हैं इस बात को नवाज शरीफ साहब, तो जो पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन हैं वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब को अपने सारे चुनाव अभियान में 2 पार्टीज की कोई रैली को डिस्टर्ब नहीं किया गया था, एक नवाज शरीफ साहब की और दूसरी इमरान खान साहब की। तो मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब तुरंत अपने रिश्ते खराब करना चाहेंगे इस तरह से इन ताकतों से। उनके पास बड़ी और समस्याएं हैं।
वो मैं समझता हूं उन्हीं समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। ये वक्तव्य ताकतों से उनके पास बड़ी और समस्याएं हैं, वो मैं समझता हूं उन्हीं समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। ये वक्तव्य उन्होंने जांच का अवश्य दिया है। हमारे जैसे देश जैसी या तो जांच होगी जो 18-20 साल चलती हैं, परंतु वरना जो हमारे पाकिस्तानी कमेंटेटर ने कहा है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। आगा साहब, आपको क्या लगता है, क्या कोई कठोर कार्रवाई कर सकते हैं मियां नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ के खिलाफ? नहीं, मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा मुशर्रफ को वो जरूर इम्प्लीकेट करेंगे। रिपोर्ट जरूर आएगी, उसमें पहली बात तो उनकी उस रिपोर्ट में वो ये चाहेंगे कि उनके ऊपर किसी किस्म का ब्लेम ना हो, नंबर 1। नंबर 2, वो सारा ब्लेम जो है वो जनरल मुशर्रफ के ऊपर स्क्वायरली डाल दिया जाएगा। जैसा एम्बेसडर शर्मा ने बताया कि पाकिस्तान में मिलिटेंट भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके भी नाम आएंगे। वो इस वक्त बहुत शक्तिशाली ग्रुप बन चुके हैं, ये जितने भी मिलिटेंट ग्रुप हैं। और समय अगर आप ये देखिए, इस समय जो है इसमें इस इलेक्शन में एक चीज बिल्कुल तय हो गई है कि पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो गया, जो जनरल जियाउल हक के वक्त में शुरू हुआ था। और इसमें जितने भी वहाँ पे जो सेकुलर फोर्सेस थे, जैसे कि पीपीपी या एएनपी या एमक्यूएम या इस किस्म के जितने भी थे, उनको पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया गया है। और ना ही वो अगले इलेक्शन तक या उनको रिवाइव करने की मैं समझता हूँ पोजीशन में भी नहीं होंगे, ना उनको अलाउ किया जाएगा। शरिया लाने की बात हो रही होगी पहले, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब खुद बहुत कंजर्वेटिव आदमी हैं, ये खुद इससे पहले शरिया की बात कर चुके हैं। तो उनका जो एजेंडा है वो बिल्कुल दूसरा है, वो शरिया लॉ लगाना चाहेंगे। अफगानिस्तान का मसला उनके सामने है बहुत बड़ा, जो अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्वमेंट उनका रहेगा। मैं समझता हूँ ये रिपोर्ट ज़रूर आएगी, मगर इस रिपोर्ट में कोई इस किस्म की चीज़ नहीं होगी। वो अपनी दिखाना चाहते हैं अपनी जनता को कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मुशर्रफ थे और मुशर्रफ की वजह से ये जंग हारनी ही पड़ी। और सीधा ब्लेम अगर होगा किसी के ऊपर तो वो जनरल मुशर्रफ के ऊपर होगा। बाकी वो ये दिखाना चाहेंगे कि मेरी इस वजह से मैं हटा और मेरी वजह से मैं अगर रहता सत्ता कंटिन्यूएशन होती, वो यही सब दिखाना चाहेंगे। मगर ये कि आर्मी को ब्लेम करना, सीधा सीधा पूरी आर्मी को ब्लेम करना, वो भी संभव नहीं होगा। इसलिए कि आर्मी अभी भी वहाँ पे सबसे शक्तिशाली इंस्टीट्यूशन है और उसी की अभी भी चल रही है। और इस वक्त जो गवर्नमेंट बनी है, ये इनके खुद भी रिश्ते आर्मी से बहुत पुराने हैं, आज के नहीं। इनकी लड़ाई केवल मुशर्रफ से थी। मुशर्रफ इस वक्त जेल में है, तो वो आर्मी का जो रोल है वो वैसे ही रहेगा, बना हुआ है, इसमें कोई चिंता नहीं। दोनों में बड़ा कॉपरेशन होगा। बिल्कुल भंडारी साहब, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार 14 साल बाद नवाज शरीफ ने ये बात क्यों कही कि करगिल पर वो एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच कराएंगे? क्या ये भारत के प्रति और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भारत के प्रति उनका स्टैंड सॉफ्ट है, इसका एक संकेत है? देखिए, वो तो पहले ही कह चुके हैं कि भारत के साथ वो बहुत अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं। अब कारगिल के बाद बहुत दरिया के नीचे पानी बह चुका है। अब जो हालात उस वक्त थे वो आज हालात नहीं हैं। नवाज शरीफ बड़ी ताकत के संग वापस आए हैं, उनकी बहुत बहुमत के साथ एक डेमोक्रेसी में उनको सपोर्ट मिला है। और उन्होंने आते ही ये कहा था कि मैं इंडिया के संग रिश्ता रखूंगा बहुत अच्छा। अब उनका और आर्मी के संग क्या होगा, तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिविलियन कंट्रोल ओवर द आर्मी होगी। तो अब अगर ये संभव है या नहीं है, ये आगे देखने वाली बात है। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान की आर्मी है अभी तक भी बहुत शक्तिशाली है और इस तरीके से आसानी के साथ आर्मी के ऊपर कंट्रोल करना या सबसर्वियन करना, जैसे यहाँ हमारे देश में है, आर्म फोर्सेस बिल्कुल सिविलियन कंट्रोल के नीचे है, सबऑर्डिनेट सिविलियन गवर्नमेंट इशू करती है। तो ये अभी तक हालात पाकिस्तान में पहुंच सकते हैं कि या नहीं। और न बाकी कारगिल की तहकीकात जो बात है उसका तो मुशर्रफ जरूर चाहेंगे कि तहकीकात हो, क्योंकि आखिरकार कारगिल के वक्त तो उनको निकाला गया था। अब वो दिखाना चाहेंगे कि भाई
ये मुशर्रफ की साजिश थी और काफी अफसर हैं जो उनके साथ सहमत नहीं थे। ये भी देखना चाहेंगे कि कितने लोग उनके साथ थे, कितने लोग नहीं हैं। और आफ्टर ऑल उन्होंने भी अब अपनी आर्मी को थोड़ा बहुत रिस्ट्रक्चर करेंगे। अब देखेंगे कि ये तो नहीं है कि कयानी को बर्खास्त कर देंगे, लेकिन देखिए इंतजार करेंगे जितनी देर तक कयानी साहब रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद अपने ही जनरल्स को वहां आर्मी में लेकर आएंगे। बिल्कुल, सेना पर कंट्रोल एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन टंडन साहब, बड़ा सवाल यहां पर है, वाजपेयी जी पूरी रात जागे, 3, 4, 5 जुलाई की रात अगर कहा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण थी, फैसले की रात थी। एक रात पहले बिल क्लिंटन जी का फोन आता है, वो कहते हैं कि आप अमेरिका आ जाइए, जिसके लिए आपने बताया कि अटल जी इनकार करते हैं। सवाल यह है कि क्या चल रहा होगा उस वक्त अटल जी के मन में? क्या कभी उन्होंने आपसे शेयर किया? वो तनाव में थे, आधी रात के वक्त उनको 2-2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट उठाते हैं। कुछ टाइम के लिए हमने ये भी सुना कि ब्रजेश मिश्रा जी भी टेलीफोन पर अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वो शायद कहीं ट्रैवल कर रहे थे। क्या रहा होगा उस वक्त स्टेट ऑफ माइंड वाजपेयी जी का? देखिए, वाजपेयी जी की एक खासियत रही है कि वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। पूरे कारगिल युद्ध के दौरान अगर आप देखें भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, उनकी सरकार 1 वोट से हार चुकी थी। केयर टेकर गवर्नमेंट चलाते हुए प्रधानमंत्री को कारगिल जैसा युद्ध का सामना करना पड़ा। ये अपने आप में एक इतनी अनप्रेसिडेंटेड बात है कि जिसको आज की जनरेशन राजनीतिज्ञों में भी शायद समझना चाहे तो नहीं समझ सकती कि कारगिल उस समय हुआ जब वाजपेयी की सरकार 1 वोट से हार गई थी और कोई और सरकार नहीं बन पाई, इसलिए सरकार को 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना था। और ऐसे में लड़ाई आ रही है और वो भी इतनी अचानक, इतना सरप्राइज एलिमेंट था उसमें कि यहां पर लोग एकदम सख्ते में आ गए थे। लेकिन जैसा कि उन्होंने अपने एक्शन से दिखाया कि वो घबराए नहीं। और मैं एक बात और यहां बताना चाहता हूं कि कारगिल करने के पीछे जनरल मुशर्रफ का जो एक मकसद था वो ये था कि प्रवोक होकर भारत एक फुल फ्लेज वॉर शुरू कर देगा, सारे फ्रंट खोल देगा और जब बात इतनी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूएन के इंटरवेंशन से सीज फायर होगी और सीज फायर में जब वापस जाने की बात आएगी तो हम कारगिल के बदले में सियाचिन मांगेंगे। ये एक स्ट्रेटेजी थी जिसको नकारा वाजपेयी जी ने। उस हमले को सीमित रखते हुए अपने ही क्षेत्र में पाकिस्तान की फौज को हटाना और हमले को पूरी फुल फ्लैज लड़ाई न करना। बहुत दिनों तक एयरफोर्स का इस्तेमाल भी नहीं करने दिया उन्होंने कि ताकि बात आगे न बढ़ जाए। लेकिन जब हमारी वायुसेना ने कहा कि इसके बिना गुजारा नहीं है तो भी उनकी इंस्ट्रक्शन ये थी कि एयरफोर्स उन्हीं ठिकानों पर बमबारी करेगी जिन पर हमारे क्षेत्र में पाकिस्तानी फौज ने कब्जा किया हुआ है। तो ऐसे में प्रवोक नहीं हुए और इसी बात को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी रियलाइज किया और जो इतना बड़ा कूटनीतिक समर्थन हमको मिला उसका एक उदाहरण है। और ऐसे में पहले प्रधानमंत्री हैं जो वार फ्रंट पर गए। वाजपेयी कारगिल युद्ध के दौरान कारगिल गए थे, ये बात बहुत लोग जानते नहीं हैं, लेकिन उस समय सब लोगों को मालूम है कि जॉर्ज फर्नांडिस, आर्मी चीफ जनरल मलिक और वाजपेयी ये कारगिल युद्ध में गए। हम लोग साथ थे, गोले गिर रहे थे और प्रधानमंत्री ने सुरक्षा अपनी का ध्यान न रखते हुए जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कारगिल गए। मैं समझता हूं कि उस रात 2 रात की जो बेचैनी जिसको आप कह रहे थे वो ये थी कि क्या मेरा कड़ा संदेश अमेरिका पाकिस्तान को ठीक शब्दों में पहुंचा सकता है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने एक तरह से धमकी दे दी थी कि अगर आप उनको हटाने में सक्षम नहीं होंगे तो फिर बात हमारे बेकाबू हो सकती है। तो ये जो आपने बात कही कि वो बेचैन थे, वो केवल इसलिए थे कि उनको भी इस बात का एहसास था कि इस दक्षिण एशिया में शांति रहनी चाहिए। पाकिस्तान ने जो गलती की है उसे वो मानकर पीछे हट जाए। हम भी नहीं चाहते कि यहां पर, क्योंकि शांति का संदेश लेकर तो वो खुद ही लाहौर यात्रा करने गए थे। अगर वो उनके मन में खोट होती तो वो लाहौर जाते ही क्यों। तो इसलिए मेरा मानना है कि कूटनीतिक क्षेत्र में ये जो सफलता उन्होंने प्राप्त की और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कारगिल जाकर उन्होंने जो जवानों को हौसला बताया, उसके कारण जवानों ने भी लगभग काफी सारा हिस्सा
उस समय तक खाली भी करवा लिया था। तो ये दोनों फ्रंट पर जो जीत हुई, मैं समझता हूं कि ये उनके प्रधानमंत्री काल में एक पोखरान और दूसरा कारगिल विजय, ये दो बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसको भारत की जनता ने सराहा। इसीलिए उनको 1999 के मिड टर्म इलेक्शन में जीत हासिल हुई थी। आखिरी सवाल टंडन साहब, आपने कहा कि जेनेवा ब्रजेश मिश्रा के हाथों क्लिंटन साहब को वाजपेयी जी ने अपना एक व्यक्तिगत पत्र भेजा था, आखिर क्या था उस पत्र में? देखिए, मैं तो जानता नहीं उस पत्र में क्या था, क्योंकि मेरी पहुंच उतनी नहीं थी, लेकिन उसमें एक बात बड़ी क्लियर थी कि आप और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर पाकिस्तान को मनाइए, वरना मैं भी अपने देश के पब्लिक ओपिनियन और अपनी पार्टी और अपने एनडीए के दबाव में हूं। मैं अपने देश की जनता को, अपने एनडीए को, अपने कैबिनेट को, अपनी पार्टी को बड़ी मुश्किल से ये समझा पा रहा हूं कि हम पूरी लड़ाई में ना कूदें, और इसलिए आप हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। ये ना हो कि मामला मेरे हाथ से भी निकल जाए और फिर जो उसका अंजाम होगा उसे पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से कूटनीतिक धमकी भी दी और बातचीत को हल भी करवा लिया अपने पक्ष में। जैसे शर्मा जी ने कहा कि दुनिया की दो बड़ी शक्तियां, मैं इसमें चीन को भी मानता हूं, चीन और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान पर जो दबाव डाला, जिसके चलते हमारी सैनिक विजय भी हुई और हमारी कूटनीति विजय भी हुई। तो मैं समझता हूं कि इस बात का एहसास भारत की जनता को हुआ था और इसीलिए उन्होंने उसका साथ भी दिया। चलिए, आपने बात की हमसे अशोक टंडन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा जी, कमर आगा साहब, रोमेश भंडारी जी और नसरुल्लाह मलिक साहब जो कि लाहौर से हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर हम बात करें एक लाइन में कि आखिरकार इस पूरी बहस का लब्बो लुआब क्या है, तो बहस का लब्बो लुआब ये है कि वाजपेयी जी के लिए वो दो रातें खासतौर पे बड़ी बेचैनी भरी थी, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि आखिरकार वो रात भर क्यों जागे, क्योंकि इससे पहले वो ऑलरेडी एक पत्र बिल क्लिंटन के नाम पर ब्रजेश मिश्रा जी के द्वारा पहुंचवा चुके थे जेनेवा, जिसमें उन्होंने एक कूटनीतिक धमकी दी थी अमेरिका को कि अगर आपने पाकिस्तान को नहीं समझाया तो मामला मेरे हाथों से भी निकल जाएगा। शायद ये दुनिया को उनका एक बेहद ही कड़ा संदेश था। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।